Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 11th of December 2024. तो गाइज आज है तारीख 11 दिसंबर 2024 और है वेडनेसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पे बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है बल्गेरिया को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना, देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो चलिए शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। और जैसा कि आप लोगों ने देख लिया होगा, आज के न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज पर ही ये आर्टिकल प्रेजेंट है, जहां पे बताया जा रहा है ओपोजिशन पार्टीज साथ में मिलकर इकट्ठा हो चुकी हैं ताकि राज्यसभा के चेयरमैन को हटाया जा सके, इम्पीचमेंट किया जा सके। तो ये पूरा मामला है कि एग्जैक्टली में, चलिए मैं आपको विस्तार से समझाता हूँ। पहले हम लोग थोड़ा सा सिलेबस वगैरह देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है राज्यसभा के चेयरमैन के बारे में, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। तो सिंपल सी बात है, ये टॉपिक हमारे जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों करना क्या होता है, आपको अपने करंट अफेयर के पोर्शन को स्टैटिक डेटा से लिंक करना है। तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट की बात हो रही है, तो आप उसके स्टैटिक डेटा को भी कवर कर लें हाथों हाथ। तो इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है, वो सब चीज़ें एक ही जगह पर मैं आपको बताऊंगा। तो वाइस प्रेसिडेंट का टॉपिक भी बहुत ही सरल शब्दों में मैं आज आपको यहाँ पे कवर करवा दूंगा। लेकिन पहले जान लेते हैं कि पूरा ये मामला एग्जैक्टली है क्या। देखिए, आपको पता होना चाहिए, जब हम लोग बात करते हैं अपने देश के पार्लियामेंट के बारे में, तो पार्लियामेंट में 2 हाउसेस हैं, एक है लोकसभा, ठीक है, और दूसरा है यहाँ पे राज्यसभा। राज्यसभा जो कि हमारा अपर हाउस है और लोकसभा जो कि हमारा लोअर हाउस है। दोनों में से राज्यसभा लोकसभा कौन सा है, ये वाला दोस्तों राज्यसभा है। क्यों? क्योंकि इसमें रेड कारपेट है, ठीक है, और जो ग्रीन कारपेट वाला होता है वो हमारा लोकसभा होता है। दोनों फोटोज़ में डिफरेंस बिल्कुल क्लियर आपको दिख रहा होगा। अब होता क्या है कि जैसे आप देख पाते होंगे, लोकसभा के सेशन को चलाने के लिए उसमें एक स्पीकर होता है, जो कि आज के समय पर ओम बिरला साहब हैं, ठीक है। लोकसभा के लिए एक स्पीकर होता है पूरे सेशन को देखने के लिए, और उसी तरफ राज्यसभा को चलाने के लिए यहाँ पर एक चेयरमैन होते हैं, ठीक है। अब चेयरमैन को लेकर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या आता है हमारे पॉलिटी के अंदर में या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में, कि जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, ध्यान में रखना, एक तो हो गए हमारे प्रेसिडेंट, है ना, प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट हैं, फिर प्रेसिडेंट के बाद वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। तो एक तो हो गए प्रेसिडेंट, वो हैं द्रौपदी मुर्मू जी, और करंट समय पर वाइस प्रेसिडेंट कौन है, जगदीप धनखड़ साहब, ठीक है। तो जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट होता है देश का, वो ऑटोमेटिकली राज्यसभा का चेयरमैन भी होता है। ध्यान में रखिएगा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जैसे ही वो वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे, वो राज्यसभा के चेयरमैन भी होंगे। तो अगर हम लोग जगदीप धनखड़ साहब, जैसे बात हो रही है कि ओपोजिशन पार्टीज मिलकर इनको रिमूव करना चाहती है, और वो रिमूव जो करने की बात की जा रही है वो है राज्यसभा के चेयरमैन के पद से हटाना। अब सिंपल सी बात है, यहाँ के पद से हटेंगे तो वाइस प्रेसिडेंट के पद से भी यहाँ पे वो हटाए जाएंगे। इसके पीछे पूरा का पूरा एक प्रोसेस होता है इम्पीचमेंट का। तो वो इम्पीचमेंट के प्रोसेस से कैसे रिमूव किया जाता है, वो भी पूरा प्रोसेस मैं आपके साथ में अभी डिस्कस करूंगा। उससे पहले क्वेश्चन ये आता है कि जान लें ऐसा आखिरकार हो क्यों रहा है। देखिए, यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो अपोजिशन पार्टीज हैं, उनके जो लीडर्स हैं, वो सब साथ में इकट्ठा हुए, और उनका कहना यह है कि लंबे समय से जो ये राज्यसभा के चेयरमैन हैं जगदीप धनखड़ साहब, ये एक्सट्रीमली बायस मैनर में इस पूरे सेशन को कंडक्ट करते हैं। यानी कि इनका जो फेवर है वो रूलिंग पार्टी की तरफ ज़्यादा रहता है, और जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उनकी तरफ कम रहता है। अब जैसे यहाँ पर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो एमपीज़ वगैरह प्रेजेंट होते हैं राज्यसभा के अंदर में, तो कुछ एमपीज़ को बोलने का मौका दिया जाता है, ओपोजिशन एमपी सही से बोल नहीं पाते या मौका बहुत ज़्यादा कम मिल जाता है। इस प्रकार के दोस्तों बहुत सारे प्रकार की जो बातें हैं वो बोली जा रही हैं जगदीप धनखड़ साहब के अगेंस्ट में, ठीक है। और इसी के आधार पे क्या किया जा रहा है, ये पूरा का पूरा जो इम्पीचमेंट का प्रोसेस है वो लेकर आ रहे हैं। स्पेशली यहाँ पर राज्यसभा के चेयरमैन को रिमूव करने की बात हो रही है, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है रिमूवल होगा कैसे। तो इसके लिए दोस्तों क्या होता है, जो आपके पास में सीट्स हैं,
है ना, राज्यसभा के अंदर में। अब चलो मैं आपको थोड़ा-सा ये भी डेटा समझाता हूँ, ताकि आपको बहुत ही सिंपल तरीके से क्लियर हो जाए। जैसे अभी आप लोगों ने देखा होगा लोकसभा के रिसेंटली इलेक्शंस होते हैं, है ना? लोकसभा में कितनी सीट्स हैं? टोटल 543 सीट्स हैं। कितनी सीट्स हैं? 543 सीट्स हैं लोकसभा में, है ना? ये अभी इलेक्शंस में आप लोगों ने देखा बहुत अच्छे से इन सब चीज़ों को पढ़ा। अब इन 543 सीट्स में से जो आज के समय पर गवर्नमेंट है, वो यहाँ पर बीजेपी की है। और बीजेपी की गवर्नमेंट क्यों आई? क्योंकि इनको ये पास में टोटल 293 सीट्स हैं। लेकिन जो 293 सीट्स बता रहा हूँ दोस्तों, ये एनडीए की है। देखिए, बीजेपी और एनडीए दोनों अलग-अलग है। एनडीए बेसिकली यहाँ पर अलायंस है, एक संगठन, ग्रुप कह सकते हैं, गठन बना हुआ है। जैसे ओपोजिशन पार्टीज़ ने मिलकर इंडिया अलायंस बनाया हुआ है, ठीक है? वैसे यहाँ पर एनडीए अलायंस है। इस एनडीए अलायंस के अंदर में जो बीजेपी है, वो एक प्रमुख पार्टी है, मेजर पार्टी है। अब जैसे फॉर एग्जांपल लोकसभा में जैसे मैंने बोला एनडीए के पास में, बीजेपी के पास में नहीं, एनडीए के पास में 293 सीट्स आपको देखने को मिलेंगी। सरकार बनाने के लिए 272 सीट्स चाहिए, ये आपको सभी को पता है ना? भाई इसकी आधी सीट तो चाहिए ना। 272 सीट्स आपको यहाँ पर चाहिए होंगी गवर्नमेंट बनाने के लिए। तो इस समय पर बीजेपी को 2024 के इलेक्शन में कितनी सीट आई थी? केवल बीजेपी की अगर मैं बात करूँगा तो 240 सीट आई थी। 240 सीट्स इन्होंने जीती थी। तो उसके बाद दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ यहाँ पर इसमें मर्ज हुई, मतलब कि उनका एक योगदान रहा, कंट्रीब्यूशन रहा, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है अप्रूवल अलायंस को लेकर के, अलायंस गठन मिलकर सरकार बना सकता है। तो 240 सीट में तो यहाँ पर अगर अकेले बीजेपी को गवर्नमेंट बनाना होता तो नहीं बना पाते। तो इसमें दोस्तों दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज़ का समर्थन आया, जिसकी वजह से यहाँ पर ये एनडीए अलायंस का इंपॉर्टेंस बढ़ गया इस बार। इस वजह से बोल रहे हैं कि इस बार यहाँ पर गठबंधन की सरकार है और एनडीए अलायंस के अंदर में टोटल 293 सीट्स आपको देखने को मिल जाएंगी। ये मैंने आपको लोकसभा वाला जो प्रोसेस है वो समझाया है, ठीक है? अब दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा राज्यसभा का भी समझ लो। लोकसभा का आपने देखा है रिसेंटली हुआ है, तो ज़्यादा इसको यहाँ पे आप लोग क्या कर पाएंगे, रिलेट कर पाएंगे। अब मैं आपको थोड़ा राज्यसभा का जो डिस्कशन है वो बता देता हूँ। चीज़ों को सुनते हुए चलना, क्योंकि ये आपके सिलेबस का ही हिस्सा है। सब चीज़ें पढ़ोगे आप जब पॉलिटी पढ़ोगे। जब बात करते हैं हम लोग राज्यसभा की, तो राज्यसभा में करंट समय पर कितनी सीट्स हैं दोस्तों? टोटल 245 सीट्स आपको देखने को मिल जाएंगी। पहले ज़्यादा हुआ करती थी, लेकिन वही जम्मू कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन की वजह से यहाँ पर ये 245 सीट्स आपको देखने को मिल जाती हैं राज्यसभा में, जिसमें से 8 तो वेकेंट सीट्स हैं, खाली पड़ी हुई हैं, ठीक है? अब उसके बाद सुनिए, इन 245 सीट्स में, यानी कि कहने का मतलब है राज्यसभा में 245 मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है? इन 245 मेंबर्स में से 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड होते हैं। देखिए, दो प्रकार के मेंबर्स होते हैं। एक होता है नॉमिनेटेड मेंबर, जिनका नाम दिया जाता है, केवल नॉमिनेशन के आधार पे वो हाउस में बैठे हैं। एक होते हैं इलेक्टेड मेंबर्स, जो कि इलेक्ट होकर आए हैं, जिनका इलेक्शन प्रॉपर तरीके से हुआ है, ठीक है? तो राज्यसभा में 12 आपके नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, बाकी यहाँ पर ये इलेक्टेड मेंबर्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। ये क्योंकि यहाँ पर 245 सीट्स राज्यसभा के अंदर में प्रेजेंट है। अब राज्यसभा का सिनेरियो देखोगे, इन 245 सीटों का सिनेरियो, तो यहाँ पर भी अगेन जो एनडीए, जो अलायंस है बेसिकली, उनके पास में मेजोरिटी है। एनडीए के पास में टोटल 125 सीट्स हैं। कितनी? 125 सीट्स। अब एनडीए जैसा मैंने बताया कोई बीजेपी पार्टी नहीं है, बीजेपी एनडीए का हिस्सा है, ठीक है? बीजेपी यहाँ पर बेसिकली एक मेजर ग्रुप है एनडीए का। और अकेली बीजेपी की अगर हम देखेंगे तो उनके पास भी इन 245 में से 98 सीट्स हैं। बहुत ज़्यादा मात्रा में इनफ सीट्स इनके पास में प्रेजेंट हैं करंट समय पर। अब ये सब चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ना, उसके पीछे का रीज़न है। अब रीज़न क्या है ज़रा ये सुनिए। क्योंकि हम लोगों ने अभी ये आर्टिकल देखा, इस आर्टिकल में क्या बात हो रही है, जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं राज्यसभा के, उन्होंने आर्टिकल 67 का इस्तेमाल कर लिया है। हमारे संविधान का आर्टिकल 67 यूज़ कर रहे हैं। इसी आर्टिकल के आधार पे नोटिस लिया जाएगा, नोटिस को मूव किया जाएगा, ताकि वाइस प्रेसिडेंट को उनके पद से हटाया जा सके। वाइस प्रेसिडेंट पद से हटेंगे, ऑटोमेटिकली राज्यसभा के चेयरमैन भी हट जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो ऑटोमेटिकली क्या होते हैं, हमारे राज्यसभा के चेयरमैन भी होते हैं। लेकिन क्या ये इतना आसान है? नहीं। एक बात यहाँ पे नोट करने वाली है कि आप अगर इस तरीके का प्रोविजन लाने वाले हैं या इस तरीके का यहाँ पर स्टेप लेने वाले हैं पार्लियामेंट के अंदर में, तो 14 दिन पहले आपको नोटिस देना होता है। 14 दिन पहले नोटिस देंगे, उसके बाद बाकी आगे की जो वोटिंग वगैरह है वो होगी। तो इस आर्टिकल में जो हमारे संविधान का आर्टिकल 67 है ना, इसकी चर्चाएं हो गई। नाउ सर, अब ये आर्टिकल 67 क्या है? सुनिए, आर्टिकल 67 क्लॉज बी क्या बोलता है। ये आधी बातें तो वो बोलता है जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं, जैसे कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी होते हैं, यानी ऑटोमेटिकली वो राज्यसभा के चेयरमैन भी होते हैं। बाकी आर्टिकल 67 क्लॉज बी जो है हमारे संविधान का, ये यहाँ पे बताता है कि कैसे वाइस प्रेसिडेंट को उनके पद से रिमूव किया जा सकता है, हटाया जा सकता है।
लेकिन अब रिमूव करेंगे कैसे, उसका प्रोसेस क्या होगा, प्रोसीजर क्या होगा, ज़रा ये सुनिए। वाइस प्रेसिडेंट को हटा सकते हैं उनके पद से, लेकिन उनको हटाने के लिए हमें एक रिजोल्यूशन पास करवाना होगा पार्लियामेंट के अंदर में। जब मैं पार्लियामेंट की बात कर रहा हूं तो यहाँ पे राज्यसभा और लोकसभा दोनों का रोल है, ठीक है, दोनों का एक महत्वपूर्ण रोल है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे राज्यसभा के तौर पे या हम लोग वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने की बात कर रहे हैं, तो ये जो रेजोल्यूशन है ये पहले राज्यसभा में पास होगा, ध्यान में रखिएगा। राज्यसभा में स्पेशल मेजोरिटी से आपको ये रेजोल्यूशन पास करना होगा। नाउ सर, ये स्पेशल मेजोरिटी क्या है, ज़रा अब इस बात को सुनिए। अब इस वाले डेटा पे आ जाओ, ठीक है। कौन सा वाला, जो मैंने अभी आपको राज्यसभा की सीट्स का समझाया है, ये मैंने इसलिए पहले ही समझा दिया था आपको, ताकि अब समझाता तो कन्फ्यूजन हो जाता आपको। अब आपको पता है कि भाई क्या क्या मामला है। तो जब हम बात करते हैं स्पेशल मेजोरिटी की, तो वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करना है तो आपको एक रेजोल्यूशन पास करना है राज्यसभा में, और रेजोल्यूशन में स्पेशल मेजोरिटी होनी चाहिए। स्पेशल मेजोरिटी का मतलब क्या है कि भाई जो ये 245 मेंबर्स हैं, इनमें से जितने भी मेंबर्स प्रेजेंट हैं, ध्यान में रखना ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, जो प्रेजेंट होंगे किसी सत्र में, किसी सेशन में, तो कोई भी यहाँ पर अगर जो प्रेजेंट मेंबर्स होंगे, उन प्रेजेंट मेंबर का 50%, कितना, 50% मेंबर्स प्लस वन, तो 50% और प्लस वन, इतने लोगों का यहाँ पे दोस्तों अप्रूवल चाहिए होगा। तो द रिजोल्यूशन मस्ट बी पास्ड बाय 50% ऑफ द प्रेजेंट मेंबर्स प्लस वन मेंबर, जो कि यहाँ पर इस हाउस में प्रेजेंट हैं उस पर्टिकुलर डे पे। फिर क्या होता है, एक सेकेंड यार, तो इतना आपको दोस्तों यहाँ पे क्लियर हुआ। तो 50% प्लस वन, यहाँ पे इतने मेंबर्स आपको चाहिए होंगे, ये सब मिलकर रेजोल्यूशन पास करवाएंगे, तभी राज्यसभा से रेजोल्यूशन पास होगा। लेकिन इसके पहले मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, 14 दिन पहले नोटिस देना होगा, उसके बाद ही जाके ये सारा रेजोल्यूशन का जो काम वगैरह है वो किया जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर देखिए 50%, और मान लो जितनी मेंबर्स प्रेजेंट है, अब जैसे मैंने बताया राज्यसभा में टोटल 245 मेंबर्स हैं, जिसमें से जो रूलिंग पार्टी है, और रूलिंग पार्टी के ही यहाँ पे लगभग 125 मेंबर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, उनकी मेजोरिटी है, ठीक है। आप 245 का आधा भी कर लोगे तो भी 122 123 हो गए। तो ये जो रेजोल्यूशन है काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा ओपोजिशन पार्टीज़ के लिए पास करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो प्रेजेंट मेंबर्स होंगे उनके 50% प्लस वन के हिसाब से यहाँ पर जो मेंबर्स हैं ये लोग चाहिए होंगे, तभी रेजोल्यूशन पास होगा। अब सपोज मान लेते हैं कि रेजोल्यूशन राज्यसभा से पास हो गया, तो पास होने के बाद में फिर ये सीधा जाएगा लोकसभा में। लोकसभा में जो सिंपल मेजोरिटी होती है उससे दोस्तों यहाँ पर इसको अग्री करवाया जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर सिंपल मेजोरिटी का कॉन्सेप्ट भी है कि भाई अब की बार यहाँ पे लोकसभा के अंदर में जो मेंबर्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, उसके 50% से ज़्यादा जो मेंबर्स हैं उनकी जो मेजोरिटी है वो चाहिए होगी, तो उसके हिसाब से लोकसभा से पास होगा। और अगर दोनों जगह से यहाँ पर ये रेजोल्यूशन पास हो जाता है तो फिर क्या होगा, यहाँ पे वो जो उनके पद है, स्पेशली यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट का, उनको उस पद से हटाया जा सकता है। लेकिन ये भी याद रखना, ये रेजोल्यूशन से पहले 14 दिन पहले नोटिस देना होगा कि भाई हाँ इस प्रकार का रेजोल्यूशन लेकर आने वाले हैं, ताकि सभी को यहाँ पर एक क्लैरिटी मिल जाए कि इस रेजोल्यूशन का मेन मकसद क्या है। ऐसा ना हो कि अचानक आएगा अचानक पास हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। 14 दिन पहले नोटिस दिया जाएगा ताकि हर एक व्यक्ति को इसकी प्रॉपर तरीके से जानकारी रहे। लेकिन सवाल यह है कि चलो रिमूव करने का प्रोसीजर पता चल गया, किस आधार पर रिमूव करेंगे, क्या संविधान में ग्राउंड्स मेंशन कर रखे हैं। जैसे यहाँ पे ओपोजिशन पार्टी कहती है कि वाइस प्रेसिडेंट ज़्यादा बायस हैं, ज़्यादा बायस तरीके से यहाँ पर जो सेशन है उसको कंडक्ट करते हैं, ज़्यादा फेवर दिखाते हैं रूलिंग पार्टी को। तो क्या ये इन सब चीज़ों के आधार पर रिमूव किया जा सकता है? देखिए, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, वो कोई पर्टिकुलर ग्राउंड नहीं बताता कि भाई किस आधार पे आप रिमूव करेंगे। बस खाली रिमूव कर सकते हैं, ये पावर देता है, लेकिन किस आधार पे रिमूव करेंगे ये नहीं पता चलता है। इससे एमपीज़ के पास में, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास में, एक और बड़ी ताकत यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। बाकी अपोजिशन पार्टीज का क्या कहना है, क्यों रिमूव क्या करना चाहते हैं, वो सब मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। क्लियर हो गया दोस्तों? चलिए आगे आते हैं। अब जैसे यहाँ पे आप लोग थोड़ा वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ना चाहेंगे तो फिर आपको पूरा चैप्टर मिल जाएगा पॉलिटी के अंदर में, है ना, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट पद है। इंडिया का ये पर्टिकुलर पद सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस माना जाता है प्रेसिडेंट के बाद में। प्रेसिडेंट के बाद वाइस प्रेसिडेंट ही आते हैं, ठीक है। ये वाइस प्रेसिडेंट वाला जो मॉडल है ये हमारा अमेरिका के थ्रू मिलता जुलता है, वहीं से उसी के मॉडल के आधार पर हम लोगों ने अपनाया हुआ है। बाकी एलिजिबिलिटी की बात करेंगे, यानी वाइस प्रेसिडेंट कोई व्यक्ति कैसे बनता है,
तो उसके बनने के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 66 क्लॉज 3 के अंदर में मेंशन कर रखी है। ठीक है, कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 ईयर्स की एज होनी चाहिए कम से कम, है ना, और वो क्वालिफाई होना चाहिए कि वो राज्यसभा का मेंबर बन सके, है ना, उस तरह का क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तभी जाके यहाँ पर ये किया जाएगा काम। फिर ऐसे ही दोस्तों यहाँ पे इलेक्शन प्रोसीजर है। अब इलेक्शन प्रोसीजर के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 66 क्लॉज 1 में मेंशन कर रखा है। ठीक है, कि भाई एक पूरा इलेक्टोरल कॉलेज होगा जिसमें मेंबर्स इकट्ठे होंगे, दोनों हाउसेस के मेंबर्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और यहाँ पे ये वोट करेंगे, और वोट का प्रोसीजर जो होता है वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के बेसिस पे किया जाता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है समझाने के लिए, है ना। तो यहाँ पे बस खाली मैं अभी आपको टर्म के बेसिस पे बता रहा हूँ, इसको कभी एक्सप्लेन कर दूंगा बाद में। अभी यहाँ पर इतना समझ लिए, ये एक तरीका होता है, एक सिस्टम होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का, जिसमें सिंगल ट्रांसफरेबल वोट यहाँ पे दोस्तों ये वाला ऑप्शन चुना जाता है, जिससे यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है। समझ गए? ऐसा प्रेसिडेंट वाले इलेक्शन के समय पर नहीं होता। प्रेसिडेंट को आराम से यहाँ पे दोस्तों जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो थोड़ा सा उसका डिफरेंट होता है। वाइस प्रेसिडेंट का ये जो ग्रुप जो इलेक्ट करता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। वो इलेक्टोरल कॉलेज की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, वो ग्रुप की बात कर रहे हैं, क्योंकि इसी इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर में आपके दोनों हाउसेस के मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं, जो साथ में मिलकर इस तरीके से वोट देके वाइस प्रेसिडेंट को चुनते हैं या प्रेसिडेंट को चुनते हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया, जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है ये प्रेसिडेंट वाला अलग होता है, वाइस प्रेसिडेंट वाला अलग होता है। क्योंकि अभी हम वाइस प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं, तो सुनिए, जो वाइस प्रेसिडेंट को चुनने के लिए लोग इकट्ठे होंगे इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर में, वो कौन कौन होंगे? इसमें आपके इलेक्टेड मेंबर्स भी होंगे और नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया पार्लियामेंट में दो तरीके के मेंबर्स हैं, जो इलेक्ट होकर आए हैं, दूसरा नॉमिनेट मेंबर्स होते हैं। जैसे राज्यसभा में 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं। ठीक है, लेकिन ये नॉमिनेटेड और इलेक्टेड मेंबर्स जो इलेक्शन करते हैं ये केवल वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जब हम केवल राष्ट्रपति, केवल प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने की बात करते हैं, तो यहाँ पे नॉमिनेटेड मेंबर्स का कोई रोल नहीं होता। केवल प्रेसिडेंट को अपॉइंट करने के लिए केवल और केवल इलेक्टेड मेंबर्स की आपको रिक्वायरमेंट होती है। समझ गए? फिर उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे, जैसे वाइस प्रेसिडेंट को जब आपने चुनना होता है, इलेक्ट करना होता है, तो इस इलेक्टोरल कॉलेज में स्टेट लेजिस्लेटिव का कोई मेंबर नहीं होता, है ना। राज्य की जो विधानसभाएं हैं यहाँ से कोई भी मेंबर नहीं आता। जबकि प्रेसिडेंट के केस में दोस्तों स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्टेड मेंबर्स आते हैं, इनको भी इंक्लूड किया जाता है। चलो, हाथों हाथ मैंने आपको इन दोनों के इलेक्शन के डिफरेंस को भी क्लियर कर दिया कि वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन और प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है उसमें क्या डिफरेंशिएशन है। अब दोस्तों मान लो इलेक्शन से संबंधित कोई भी डाउट है, कोई भी विवाद उठ गया है, तो वो सब विवाद कहाँ जाता है? वाइस प्रेसिडेंट को लेकर अगर इलेक्शन चल रहा है, कोई चिंता है, किसी को लेकर कोई विवाद है, तो वो सब मामला डिसाइड करता है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन वाकई में सुप्रीम है इस मामले में, वो फाइनल होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन यह है कि चलो इलेक्शन वगैरह सब कुछ समाप्त हो गया, वाइस प्रेसिडेंट आ गए चुन के, फिर क्या होगा? अब दोस्तों वो आगे अपना सर्व करेंगे, क्या दिक्कत है? आर्टिकल 67 इनके टेन्योर के बारे में बात करता है कि एक वाइस प्रेसिडेंट 5 साल के लिए यहाँ पे सर्व कर सकते हैं। बट ये जो यहाँ पर री इलेक्शन की एलिजिबिलिटी है वो भी इसमें अलाउ की गई है, यानी 5 साल बाद उनको वापस से री इलेक्ट भी किया जा सकता है। या फिर दूसरा प्रोसेस यहाँ पे आर्टिकल 67 बताता है कि वो रिज़ाइन भी कर सकते हैं खुद से। भाई रिज़ाइन करना चाहते हैं तो रेजिग्नेशन लेटर लिखें, प्रेसिडेंट को सबमिट कर दें, प्रेसिडेंट साइन कर देंगे उस लेटर पे, हो गया रेजिग्नेशन, दे दिया इस्तीफा, इन्होंने हट गए अपने आप ही। ठीक है, या फिर इनको रिमूव भी किया जा सकता है। रिमूव कैसे करते हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ। भाई इफेक्टिव मेजोरिटी चाहिए आपको राज्यसभा के अंदर में भी, और लोकसभा से भी यहाँ पर अप्रूवल चाहिए होगा। जब ये दोनों जगह से अप्रूवल मिल जाएगा, रेजोल्यूशन पास हो जाएगा ना, यहाँ पे ऐसे यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, वाइस प्रेसिडेंट को हटा सकते हैं। वाइस प्रेसिडेंट के रोल के बारे में देखेंगे तो हमारा जो संविधान है आर्टिकल 64 के अंदर में बोला जाता है कि वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है राज्यसभा के। बता दिया मैंने आपको, है ना, कि भाई वो राज्यसभा के मेंबर भी होते हैं ऑटोमेटिकली। मतलब अगर वो कोई वाइस प्रेसिडेंट है तो राज्यसभा का मेंबर भी बन जाता है ऑटोमेटिकली। लेकिन राज्यसभा में इस तरीके से वोटिंग वगैरह में पार्टिसिपेट नहीं करता है वो। ठीक है, जब तक यहाँ पर मामला टाई का ना हो जाए, बीच में कोई किसी चीज़ को लेकर वोटिंग डल रही है तो मामला टाई हो गया, बराबर बराबर की वोटिंग डली है, तो वो वोट डाल के एक तरफा मामला कर सकते हैं। लास्ट में ऑप्शन आता है। वैसे यहाँ पर इनके पास में ऐसी कोई उस खुद की यहाँ पे पावर्स नहीं होती हैं। बस खाली वो क्या है, राज्यसभा के प्रोसीडिंग्स को कंडक्ट करने की पावर इनके पास में है। फिर उसके बाद में आर्टिकल 65 इनको प्रेसिडेंट की भी पावर देता है, क्योंकि भाई वाइस प्रेसिडेंट है। अब मान लो जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो किसी कारण की वजह से उस पद पर नहीं है, एब्सेंट हैं, या रिज़ाइन कर दिया उन्होंने, या प्रेसिडेंट हट गए हैं, डेथ हो गई है, तो जब तक कोई नया प्रेसिडेंट नहीं बन जाता तब तक उस वाले पद को भी हमारे वाइस प्रेसिडेंट ही संभालते हैं। तो ये है यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रोल। इनका मेन काम क्या होता है कि भाई यहाँ पर जो डे टू डे गवर्नेंस है करंट समय पर उसका हिस्सा ना बने, एक न्यूट्रल तरीके से काम करते रहें।
ये इनका मेन काम होता है। बाकी वाइस प्रेसिडेंट को जो इम्पीच है, यानी इनका जो इम्पीचमेंट प्रोसेस है, वो आर्टिकल 67 क्लॉज बी के तहत किया जाता है। और ये इम्पीचमेंट कैसे होता है मैं बता चुका हूँ। अभी जब आर्टिकल पढ़ाया था तो आर्टिकल 67 क्या बोलता है मैंने बता दिया। 14 दिन पहले नोटिस जाएगा, फिर यहाँ पे राज्यसभा में रेजोल्यूशन पास होगा, फिर मैं लोकसभा एग्री करेगा, फाइनली उनको हटा दिया जाएगा। तो ये है दोस्तों यहाँ पर इम्पीचमेंट का प्रोसेस। अब वो हट जाएंगे तो राज्यसभा के चेयरमैन से भी हट जाएंगे। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिल चुकी है। थोड़ा समय मैंने आपका ज़्यादा ज़रूर लिया है, लेकिन पॉलिटी का एक मेजोरिटी ऑफ जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं दोस्तों वो आपके मैंने क्लियर करवा दिए हैं। ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट को लेकर अब आप जाके जो पॉलिटी वगैरह वो पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के पीडीएफ वगैरह मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अभी आप लोगों ने देखा इतनी सब कुछ डिटेल जो हमने डिस्कस की है, ऐसे हर एक आर्टिकल में बहुत सारी डिटेल्स मैं आपको पढ़ाता हूँ, नोट्स बनवा के देता हूँ। तो वो सब चीज़ें दोस्तों आपको एक प्रिंटेबल फॉर्म में मिल जाता है। एक ऐसा ग्रुप जिसका प्रिंट आउट वगैरह आप निकलवा सकते हैं। एक ऐसा पीडीएफ उस ग्रुप में मिल जाता है। और एक ऐसा पीडीएफ जो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होता है, तो दोनों मीडियम के एस्पिरेंट्स को हेल्प करता है। एक ऐसा ग्रुप आपको ज्वाइन करवा दिया जाएगा जहाँ पे करंट अफेयर का कंटेंट डेली अपलोड हो रहा है। और आज ज्वाइन करेंगे तो पुराना डेटा भी आपको वहाँ पे मिलेगा। डेट वाइज सारे पीडीएफ पड़े हुए हैं, तो रोजाना का रोजाना करंट अफेयर कवर करते चलो। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है। नोट्स आपको मिल ही रहे हैं, सब कुछ तैयार होके, बस खाली पढ़ना आपका काम है। वीडियोज़ आपको मिल रहे हैं, ये वीडियोज़ देख लो, शाम को उसको रिवाइज़ कर लो। कोई चीज़ रिवाइज करनी है तो यहाँ पर आप किसी भी तारीख का पीडीएफ उठाओ, डाउनलोड करो, पढ़ो, डिलीट करो। अनलिमिटेड ऑप्शन है, स्टोरेज का कोई इशू नहीं आएगा आपको। और ग्रुप को ज्वाइन करने का जो फ़ी पेमेंट है वो भी बहुत मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। आप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए करना क्या है, व्हाट्सएप पर जाना। यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि हाँ आई वॉन्ट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। और साथ ही साथ में वहाँ पे आपको डेमो वीडियो का लिंक मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा। लेकिन डेमो वीडियो का लिंक जो है वो इंपॉर्टेंट है, उसको एक बार देख लीजिएगा, मुझको कहाँ पर क्या फ़ायदा होगा, अपने आप को सेटिस्फाई कर लेना, उसके बाद जाकर ये इन्वेस्टमेंट करना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पे आगे आते हैं। बाकी यार एक काम ज़रूर कर दिया करो, मेक श्योर क्या करो, वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर दो। 5000 लाइक्स का टारगेट है जिसको आप सभी लोग मिलकर सपोर्ट कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। जितने भी लोग नए जुड़े हैं, आज पहली बार वीडियो में आए हैं, डेली ये वीडियो अपलोड होता है, तो मेक श्योर करें चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि कल जब वीडियो अपलोड होंगे या डेली जो अपलोड होते हैं उनके नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंचते रहें। आपके करंट अफेयर्स थ्रू न्यूज़पेपर के आर्टिकल, एडिटोरियल, ओपिनियन बेस्ड टॉपिक, फैक्ट्स, ये सब चीज़ें मैं एक ही जगह पे कवर करवा देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज का एडिटोरियल वाला पेज देखोगे, कोई ज़्यादा काम की खबरें नहीं है। सबसे पहले देखोगे तो भारत और बांग्लादेश के रिलेशंस को लेकर बातचीत हो रही है। मैं इतना रटा चुका हूँ आपको, इतने बार मैं इसका आंसर लिखवा चुका हूँ इसको लेकर। थोड़ा हटके पढ़ते हैं आज, मज़ेदार टॉपिक है ये वाला, सुपर इंपॉर्टेंट। यहाँ पे बात हो रही है प्राइवेटाइजेशन इन स्पेस सेक्टर। आज यहाँ पे यूएसए वगैरह की स्पेस एजेंसीज कितना बेहतर परफॉर्म कर पा रही है। रीज़न क्या है, उनका प्राइवेट स्पेस एजेंसी भी बहुत स्ट्रांग है। आज हमें अरे इसरो को भी ये करने की आवश्यकता है, वो राइटर डिस्कस करते हैं। बहुत कुछ यहाँ पे एस्पेक्ट क्लियर करवाए जाएंगे। एक आज का आर्टिकल ऑफ द डे, यहाँ पे बात हो रही है कोड ऑफ कंडक्ट जजेस नीड टू फॉलो। हमारे कोर्ट के जो जजेस हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के हों चाहे वो हाई कोर्ट के हों, क्योंकि यहाँ पे मैटर जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज के स्टेटमेंट को लेकर है कि भाई जो जज का कोड ऑफ कंडक्ट है, जज का जो मेन कर्तव्य है वो एग्जैक्टली क्या है, उसको वो कर्तव्य नहीं भूलना चाहिए। और रिसेंटली यहाँ पे कल वाला केस आपको पता होगा, माय गॉड यार, वो केस कौन सा है, अतुल सुभाष वाला केस आपने देखा होगा कल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, या अभी भी वो ट्रेंड कर रहा है अतुल सुभाष, वो भी आपको समझाऊंगा। और उस वाले केस में भी अतुल सुभाष जी ने सुसाइड कर ली है। और यहाँ पे उन्होंने एक पूरा नोट, 24 पन्नों का यहाँ पे पूरा नोट लिखा हुआ है। एक वीडियो उनका 1 घंटे का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल है, जहाँ पे उन्होंने ब्लेम किया है, बताया है स्पेशली यहाँ पर कि कैसे वाइफ की साइड से यहाँ पे उनको हैरेस किया गया, कैसे जज जो है वो यहाँ पे वाइफ के फेवर में चला गया, और जो जज है जज ने भी कैसे हैरेस किया। तो आज का करंट एग्जाम्पल भी हम इस आर्टिकल से लिंक करेंगे कि भाई जजेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उनको क्या फॉलो करना चाहिए, बट जो सिनेरियोज हैं करंट समय पर वो क्या हो रहे हैं। ठीक है, फिर एक एडिटोरियल है, यहाँ पे बात करता है सोलर एनर्जी के शेयर के बारे में। तो एक रिपोर्ट यहाँ पर रिसेंटली आई है, वर्ल्ड सोलर रिपोर्ट 2024, उसके लेकर यहाँ पे बातचीत की गई है कि भाई आप अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे करके जो सोलर एनर्जी है वो सस्ती हो रही है, क्योंकि टेक्नोलॉजी जैसे जैसे इंप्रूव होती है
थोड़ी सस्ती होती चली जाती है, क्योंकि नया नया टेक्नोलॉजी मार्केट में आएगा, नया फ़ोन आया है मार्केट में बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ में, तो वो महंगा रहेगा, समय के साथ में सस्ता हो जाएगा। तो वही चीज़ें सोलर एनर्जी के साथ में हो रही हैं। तो सही समय है कि अब यहाँ पे हमें सोलर एनर्जी को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि ये एक रिन्यूएबल एनर्जी का काम करता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने सबसे पहले एडिटोरियल के साथ में। ये जो एडिटोरियल है आपके सामने, अश्विन प्रसाद साहब ने लिखा है, और ये एक रिसर्च एनालिस्ट हैं तक्षशिला इंस्टीट्यूशन के अंदर में, और ये बात करते हैं भारत के स्पेस सेक्टर के बारे में कि स्पेस इंडस्ट्री हमारी तेज़ी से ग्रो कर रही है। हमने बहुत सारे नए नए इनिशिएटिव लिए हैं, बड़े बड़े यहाँ पर मिशंस लॉन्च किए हैं। आज दुनिया भर के जो देश हैं वो अपने रॉकेट्स को अपनी सैटेलाइट्स को हमसे लॉन्च करवा देते हैं, क्योंकि हम बहुत एफिशिएंट और अफोर्डेबल में सैटेलाइट्स को लॉन्च करने की क्षमता रखते हैं। अब हमें इस सेक्टर को और विस्तार करना होगा, क्योंकि यहाँ पे केवल इसरो के ऊपर में ही सारा बर्डन रहेगा, इससे बात नहीं बन पाएगी। अगर आपको बड़े मिशंस को अंजाम देना है तो इसरो को और एक्सपैंड करना होगा, और एक्सपैंड करने को लेकर हमारे देश में बहुत सारी प्राइवेट स्पेस सेक्टर हैं या प्राइवेट स्पेस कंपनीज है, ज़रा उनको मौका देना होगा, है ना। तो ये जो प्राइवेट स्पेस कंपनी है वो इसरो के साथ में मिलकर वर्क कर सकती हैं। जैसे आज चाहे वो नासा हो या स्पेस एक्स हो। स्पेस एक्स बेसिकली इलॉन मस्क की कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, जबकि नासा अमेरिका की सरकारी स्पेस एजेंसी है, जैसे भारत की इसरो सरकारी स्पेस एजेंसी है। तो आज नासा को कोई छोटे मोटे मिशंस लॉन्च कर रहे हैं, आजकल तो बड़े बड़े मिशंस भी वो स्पेस एक्स को थमा देता है, स्पेस एक्स लॉन्च कर देता है, बाकी नासा बड़े मिशंस पे काम कर रहा होता है। तो वही चीज़ें हमें भी यहाँ पर सोचना होगा कि इसरो के पास में भी इस प्रकार की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बट क्या है, हमें इसको डेवलप करना होगा। तो इस वाले एडिटोरियल को आज से कुछ दिनों पहले एक आर्टिकल, एक कह सकते हैं कि पॉडकास्ट पब्लिश हुआ था, जहाँ पे मेंशन किया गया कि इंडिया का जो स्पेस सेक्टर इकोसिस्टम है वो कैसे बिल्ड हो रहा है, वो भी समझाया गया था। दोनों को मैं कंबाइन करके डिस्कस करूंगा, क्योंकि आपके पास में एक अच्छा डेटा होना चाहिए। तो इस आर्टिकल से हट कर भी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे राइटर का क्या कहना है वो भी पता चलेगा, हट कर भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो हमारा जो इंडिया का स्पेस सेक्टर है उसमें पिछले कुछ समय पर मेजर डेवलपमेंट्स हुई हैं। स्पेस साइंस मिशंस में बड़ी बड़ी डेवलपमेंट हुई है। जैसे हमने चंद्रयान 3 लॉन्च किया, चंद्रयान 3 में सक्सेसफुल हुए, और चांद के साउथ पोल पर पहला देश बना भारत उतरने वाला। उसके अलावा दोस्तों आदित्य L1 मिशन हम लोगों ने लॉन्च किया, जहाँ पे सूर्य को स्टडी करना हमारा मेन पर्पज़ है। L1 पॉइंट पे हमने इसको लॉन्च किया हुआ है। फिर ऐसे ही बड़े बड़े मिशन की तैयारी है। गगनयान मिशन की बात हो रही है, यहाँ पे राइटर गगनयान मिशन के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, तो उसका भी ट्रायल वगैरह कंडक्ट कर चुके हैं। हाँ, गगनयान मिशन के तहत हमारी तैयारी है कि हम 3 लोगों को, भारत के 3 एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में ले जाएंगे, और थोड़े समय तक वो अंतरिक्ष में रुकेंगे और वापस से यहाँ पर फिर उनको उतारा जाएगा। और अभी तक भारत ये नहीं किया है, कुछ ही देश हैं ये काम करने वाले, चाहे वो रशिया हो, चाइना हो, USA हो, तो हम भी यहाँ पर उस वाली लिस्ट में ऐड हो जाएंगे। ये हमारा मेन पर्पज़ है। तो गगनयान मिशन में प्रोग्रेस चल रहा है, जैसे मैंने आपको बताया, धीरे धीरे काम चल रहा है। जो एस्ट्रोनॉट वगैरह है वो सब कुछ यहाँ पर चूज़ कर लिए गए हैं। ये जो प्लानिंग है वो नेक्स्ट ईयर की हो रही है कि पहली बार यहाँ पे भारत के 3 से 4 एस्ट्रोनॉट कैंडिडेट्स को हम लोग प्रॉपर तरीके से ट्रेन करेंगे। 4 एस्ट्रोनॉट्स ये हैं आपके सामने। इनको इस तरीके से एक बॉक्स में, इसको बोलते हैं क्रू मॉड्यूल, तो इसके अंदर में बैठाया जाएगा, इसको रॉकेट पे फिट किया जाएगा। रॉकेट इस पूरे मॉड्यूल को अंतरिक्ष में लेकर जाएगा। अंतरिक्ष में 3 से 4 दिन तक ये मॉड्यूल रहने वाला है। फिर उसके बाद में नीचे उतरेगा और इन 4 एस्ट्रोनॉट को स्पेस का सैर करवा के लेकर आएगा। ठीक है, ये भारत का पहला मैन्ड स्पेस मिशन होने वाला है, जहाँ पे हम इंसान को भेजेंगे। अब यहीं पे राइटर बात करते हैं एक मेन पॉइंट के बारे में, वो है कमर्शलाइजेशन एंड द प्राइवेटाइजेशन पुश। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइटर बोलते हैं आज समय आ चुका है इसरो को एक्सपैंड करने के ऊपर में। जो हमारे पास में एक कंपनी है जिसका नाम है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, इसके बहुत सारे जो रोल हैं वो बढ़ चुके हैं। बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज अच्छा कर रही हैं। 2024 के अंदर में NSIL की जब बात करते हैं तो सारी की सारी जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं वो उसको वो टेक ओवर कर चुका है। आजकल वो सैटेलाइट्स वगैरह बहुत सारी जो कंपनीज़ हैं, प्राइवेट कंपनीज़ हैं, वो तैयार कर रही हैं, है ना, उनको लॉन्च करने का काम कर रही हैं। प्राइवेट वेंचर से जो काम है सक्सेसफुली हो रहे हैं। मार्च 2024 यानी इसी साल की हम बात कर रहे हैं, अग्निकुल कॉस्मोस, ये जो पर्टिकुलर बॉडी है, इसने सक्सेसफुली यहाँ पर SORTED-01 व्हीकल को यहाँ पे लॉन्च किया। और कह सकते हैं प्राइवेट स्पेस इंडस्ट्री में भारत के लिए बड़ा अचीवमेंट था कि हाँ, प्राइवेट कंपनीज भी अब धीरे धीरे करके पार्टिसिपेट कर रही हैं, मिशंस लॉन्च कर रही हैं, रॉकेट तैयार कर रही हैं, सैटेलाइट तैयार कर रही हैं। इससे क्या होगा? इससे इंडिया का ही स्पेस सेक्टर मजबूत होगा, क्योंकि भारत के टारगेट्स आगे के बहुत बड़े हैं। हमारा टारगेट है कि हम 2040 तक, 2040 तक पहले भारतीय को चंद्रमा पे उतारेंगे।
फिर हमारा टारगेट यहाँ पर है कि अभी नासा के साथ में मिलकर निसार मिशन को लॉन्च करने वाले हैं, जहाँ पे हम अपने अर्थ को अच्छे से ऑब्जर्व करने का काम करेंगे। इतना ही नहीं, हम खुद का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाने वाले हैं। ये हमारा टारगेट है कि 2035 तक खुद का एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाया जाएगा, जबकि चाइना वगैरह ये बना चुका है। ये आपने सुना होगा त्यांगोंग स्पेस स्टेशन का नाम। ये काम चाइना कर चुका है। हम यहाँ पर अब तैयारी कर रहे हैं, 2035 तक का टारगेट है। तो इस टारगेट को अचीव करने के लिए ऑब्वियस सी बात है, सभी बर्डन केवल इसरो पे नहीं डाला जा सकता। हमको इसमें एक्सपेंशन की इसलिए रिक्वायरमेंट है, इसलिए प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ की आवश्यकता है। लेकिन हो क्या रहा है, राइटर बोलते हैं कि आज इंडिया के इसी स्पेस सेक्टर में ढेर सारी समस्याएं या ढेर सारे चैलेंजेस हमारे सामने प्रेजेंट हैं। जैसे सबसे पहली समस्या है लिमिटेड प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन। प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है धीरे धीरे, लेकिन उस लेवल पर नहीं हुआ है जिस लेवल पर हम चाहते हैं। तो हमें क्या करना होगा, अलग अलग पॉलिसी के अंदर में बदलाव करने होंगे, रिफॉर्म्स करने होंगे, क्योंकि करंट समय पर जो हमारा स्पेस सेक्टर है उसमें केवल इसरो के ऊपर ही सभी का सभी बर्डन नजर आता है, जबकि प्राइवेट कंपनी का शेयर हम इसमें इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे करके, जैसे चाहे स्काईरूट एरोस्पेस की बात हो रही हो, अग्निकुल कॉस्मोस की बात हो रही हो, इन्होंने प्रोग्रेस किया है। ये प्राइवेट इंडस्ट्रीज आ रही हैं, ये कंपनियां हैं दोस्तों जो प्राइवेट सेक्टर में उतर रही हैं, हमारी इसरो की हेल्प कर सकती हैं आगे। दूसरी समस्या आज जो इंडिया में देखने को मिलती है वो है इनसफिशिएंट फंडिंग एंड रिसोर्स अलोकेशन। भारत का जो ये स्पेस बजट है दोस्तों, ये ग्रो तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देख पाएंगे दुनिया के कंपैरिजन में ग्रो नहीं हो रहा है। नासा का स्पेस बजट बहुत मैसिव है, उतना बजट हमको मिल जाता तो हम कहाँ से कहाँ चले जाते। आज इसरो का बजट कम है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप देखेंगे हम बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली सैटेलाइट्स को लॉन्च करने की क्षमता रखते हैं। आप ये देखिए डेटा, 2023-24 के अंदर में इसरो का जो बजट था वो 1.7 बिलियन डॉलर्स का था, जबकि नासा का बजट बहुत ज़्यादा था। आप ये समझ लो नासा से हमारा 25 बिलियन डॉलर कम बजट था। इतना ज़्यादा कम बजट में हम लोग आज के समय पर ये काम कर रहे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। फंडिंग की तो डेफिनेटली एक समस्या है, इसको यहाँ पर इंक्रीज़ करना होगा, तभी स्पेस सेक्टर में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। क्योंकि आपके स्पेस इंडस्ट्री में प्रॉपर फंडिंग नहीं है तो उस प्रकार का ग्रोथ नहीं है। तो ग्रोथ नहीं है तो इंडिया के जितने भी यहाँ पर कह सकते हैं एक इंटेलिजेंट माइंड है, वो उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती। उनको चाहिए अच्छी खासी सैलरीज, और सैलरीज यहाँ पे दोस्तों नासा बहुत बेटर प्रोवाइड करवाता है, तो बाहर उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है। आज आप देख पाएंगे नासा में आधे से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं वो इंडियंस हैं। इसी को बोलते हैं ब्रेन ड्रेन या टैलेंट रिटेंशन, क्योंकि इंडिया के स्पेस सेक्टर में खुद चैलेंजेस हैं, हमें वो चैलेंजेस को रिजॉल्व करना होगा। अगर हमारे देश में ही वो अवसर मिल जाए, वो अपॉर्चुनिटी मिल जाए, तो वो इंसान बाहर नहीं जाएगा। लेकिन आज उसको वो अवसर नहीं मिल पाया, तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएट होने के बाद में, भारत से पढ़ाई करने के बाद में वो विदेश निकल जाते हैं। उनको वहाँ अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, वहाँ अच्छी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। सैलरीज़ का कंपैरिजन करेंगे, बहुत ज़्यादा फ़र्क है नासा की सैलरीज़ और इसरो की सैलरीज़ के अंदर में। वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं रिसर्च को लेकर, है ना, ये यहाँ पे बोला जा रहा है। तो हमें यहाँ पे सुधार करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करोगे तो ब्रेन ड्रेन होता रहेगा। इंडिया से इस तरीके के इंटेलिजेंट माइंड जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो बाहर जाके फिर उन देशों के लिए काम करेंगे, जैसा आज हो भी रहा है। आज बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं दुनिया भर के अंदर में प्रेजेंट हैं, वहाँ पे ज़्यादातर CEO अगर आप देखेंगे उन कंपनीज़ के, वो इंडियंस ही नज़र आएंगे। हमारे पास में वो कैपेबिलिटी नहीं हो पाई डेवलप करने की, बट आज वो दूसरे देशों के लिए सर्व कर रहे हैं, समझ रहे हैं। फिर उसके बाद में सबसे बड़ी समस्या राइटर एक और बताते हैं, आज हम इंटरनेशनल कोलैबोरेशन इतना नहीं कर पा रहे हैं। हमारे पास में अच्छा स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आ रही है, हाँ, अगर आप देखेंगे तो हमारे देश के पास में केवल एक ही मेजर लॉन्च साइट आप देख पाते होंगे जब भी कोई मिशन लॉन्च करना होता है, श्रीहरिकोटा से लॉन्च हुआ है। क्यों? जगह ही वही है लॉन्च करने की, उसके अलावा आपके पास में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप ही नहीं हुआ है। हमारे पास में कोई डेडिकेटेड डीप स्पेस नेटवर्क्स नहीं है जहाँ पे हम अच्छी तरीके से चीज़ों को स्टडी कर सकें, इंटरप्लैनेटरी मिशंस को स्टडी कर सकें, है ना, यूनिवर्स की स्टडी कर सकें। तो स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तो इम्प्रूव करना होगा ना। फिर उसके बाद एक और समस्या है अंडर डेवलपमेंट डोमेस्टिक सप्लाई चेन। भारत का जो स्पेस सेक्टर है, पता है वो सबसे ज़्यादा मात कहाँ पे खा रहा है? इम्पोर्ट्स के ऊपर में। आज हम बड़े बड़े रॉकेट बनाते हैं, उसको डेवलप करते हैं, उसको लॉन्च करते हैं, लेकिन उसको तैयार करने के लिए बहुत सारा रॉ मटेरियल चाहिए होता है, और वो रॉ मटेरियल हम इंपोर्ट कर रहे हैं अलग अलग देशों से। और ऐसे रॉ मटेरियल को इंपोर्ट करना जो हमारे स्पेस इंडस्ट्री को चला रहा है, ये हमारे लिए सही नहीं है कि हम निर्भर हो रहे हैं इस मामले में दूसरे देशों के ऊपर में। उन देशों के साथ में रिलेशंस अगर हमारे नहीं टिक पाए, खराब हो गए, तो हम कहाँ से अपने स्पेस मिशंस को अंजाम दे सकेंगे?
तो इंडिया के अंदर में दोस्तों जो मटेरियल्स होते हैं जिसमें हाई ग्रेड एलॉयज़ की, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की ज़रूरत होती है, वो सब चीज़ें हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे होते हैं। इसलिए भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि हम अपने मार्केट को प्रॉपर तरीके से डेवलप कर पाएँ। इसी का सॉल्यूशन यहाँ पे राइटर देते हैं और ये कहते हैं सबसे पहला सॉल्यूशन वे फॉरवर्ड यही है कि प्राइवेट सेक्टर इंटीग्रेशन को इंक्रीज़ कीजिए जितना हो सके। आज यूएसए में स्पेस एक्स ही केवल अकेली कंपनी नहीं है। आपने दोस्तों यहाँ पर स्पेस एक्स के अलावा कुछ और कंपनीज के भी नाम सुने होंगे। जेफ बेजोस की भी यहाँ पर एक कंपनी है। बड़ी बड़ी स्पेस कंपनी है प्राइवेट, जिनके नाम दुनिया भर में मशहूर हैं। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर रशिया में है, ऐसे ही दूसरे कंट्रीज़ में भी प्रेजेंट सिनेरियोज़ हैं। तो इंडिया को भी प्राइवेट स्पेस इंटीग्रेशन को बढ़ावा देना होगा। इनके लिए प्राइवेट सेक्टर को बढ़ाने के लिए काम करना होगा और जो टैलेंट है भारत का उसको हमें भारत में रखने की कोशिश करनी है। और ये कोशिश तब सफल हो पाएगी जब उनको हम अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दे पाएंगे, एक अवसर दे पाएंगे। वो अवसर तब हो पाएगा जब हम एक अलग से इस इंडस्ट्री के ऊपर में ध्यान लगा के काम करेंगे। समझ रहे हैं? हमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना होगा। मिनी स्पेस सेंटर्स यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाने के लिए, और भी ढेर सारे काम किए जा सकते हैं। बट द थिंग इज एक्शन लेना इज़ द अल्टीमेट सोल्यूशन। ये बात राइटर ने बोल दी है। आई होप क्लैरिटी आपको मिल चुकी है। चलिए फिर, क्लैरिटी मिल गई है तो देखते हैं कितनी क्लैरिटी मिली है। एक मेंस का क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, इसको यहाँ पे लिखिएगा और लिखने के बाद में सबमिट कहाँ पे करना है अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊँगा। तो क्वेश्चन क्या है? डिस्कस द रीसेंट अचीवमेंट्स ऑफ इंडियाज स्पेस सेक्टर। भारत का जो स्पेस सेक्टर यानी अंतरिक्ष क्षेत्र है, हाल ही में क्या क्या यहाँ पे हमने हासिल किया है, अचीवमेंट्स क्या हैं वो बताइए। प्लस आपको यहाँ पर बताना है कौन कौन से चैलेंजेस और कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे सामने आती हैं हमारे इस स्पेस सेक्टर को कमर्शलाइज करने में, इस स्पेस सेक्टर को ग्रो करने में। तो 250 शब्दों में यहाँ पे आंसर लिखना है। एक बार हिंदी में रीड कर देता हूँ ताकि हिंदी माध्यम वाले एस्पिरेंट भी अच्छे से पढ़कर एक बढ़िया सा आंसर लिख सकें। तो क्वेश्चन है, भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की हाल ही की उपलब्धियों पर चर्चा करें और राज्य के नेतृत्व वाले अन्वेषण में एक मजबूत व्यावसायिक अंतरिक्ष उद्योग में संक्रमण में चुनौतियों और अवसरों का विश्लेषण करें। 250 शब्दों में आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है? टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। जैसे आप फुल फॉर्म लिखोगे मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा जहाँ पे ऑलरेडी 80,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर अपने आंसर्स को लिखकर वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। अपने आंसर को सबमिट करने के साथ साथ एक छोटा सा काम और करना है। एटलीस्ट सभी लोगों को 2-2 आंसर्स रिव्यू करने हैं। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करेंगे बहुत सारे फ़ायदे होंगे आपको भी, सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हैं। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकते हैं कि यहाँ पर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। इस प्रकार से कोऑपरेटिव वे में वो पूरा का पूरा जो ग्रुप है काम करता है। ठीक है, चलिए फिर दोस्तों आते हैं अगली इंपॉर्टेंट खबर की तरफ। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त आर्टिकल, बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत कर देना। मैं अलग से डेटा आपको प्रोवाइड करवाऊंगा इस आर्टिकल को लेकर। वैसे समझा देता हूँ मामला क्या है। टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट पर है। यहाँ पे बात हो रही है द कोड ऑफ कंडक्ट जजेस नीड टू फॉलो। जो हमारी जुडिशरी है उसके अंदर जो जजेस वर्क कर रहे हैं उनके लिए भी यहाँ पर दोस्तों कुछ चीज़ें हैं, कुछ नियम हैं जो फॉलो करना चाहिए, लेकिन आज वो नहीं कर रहे हैं। ये मामला क्यों लिखा गया? क्योंकि हाल ही में दोस्तों इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज हैं जिनका नाम है जस्टिस शेखर कुमार यादव। इन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी के अगेंस्ट में यहाँ पर कोई कमेंट दे दिया एक इवेंट के अंदर में, और एक इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज किया था विश्व हिंदू परिषद ने दिसंबर 8 को। और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है इस आर्टिकल में कि इनका जो यहाँ पर कह सकते हैं कि स्टेटमेंट है कंट्री को लेकर है कि कंट्री को फंक्शन करना चाहिए, स्पेशली देश में जो मेजोरिटी लोग हैं उनके आधार पे। जो मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है, मेजोरिटी लोग आज इस समय पर, क्योंकि मुस्लिम्स कम्युनिटी माइनॉरिटी है करंट समय पर, तो अभी यहाँ पर जो ये मेजोरिटी ऑफ द लोग हैं इनके हिसाब से फंक्शन होना चाहिए। ये बात इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर दी, जिसकी वजह से जो ये मामला है वो आज के समय पर उठने लगा। ठीक है, कि भाई यहाँ पर जो जजेस हैं उनको ऐसा स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए था, है ना। ऐसे पहले भी मामला हो चुका है, पहले भी कई केसेस हो चुके हैं जहाँ पे जजेस के लिए कुछ इंपॉर्टेंट एथिक्स डिफाइन करे गए हैं कि भाई आपके लिए कोई चीज़ है, आप अगर इस पोस्ट पर हैं तो आपके लिए कोई चीज़ है, सही गलत। पर्सनल लाइफ में सभी के अपने ओपिनियंस होते हैं, देखिए बिल्कुल सही बात है। आपके कुछ और ओपिनियन होंगे, मेरे कुछ और ओपिनियन हो सकता है, किसी और के कुछ और ओपिनियन, सबके अपने अपने ओपिनियन होते हैं। लेकिन जब बात आती है यहाँ पर एक प्रोफेशनल लाइफ की, तो आपको इस तरीके का यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो मेंटेन करनी होगी। वो आर्टिकल में बोला जा रहा है। तो इस आर्टिकल में बोला जा रहा है कि जुडिशरी में बहुत सारे एथिक्स होते हैं।
एथिक्स क्या होता है, सही या गलत, उसको यहाँ पे समझ के आपने स्टेप रखना होता है। क्योंकि जो हमारा संविधान है दोस्तों, वो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस, इनको लाने की शक्ति भी देता है, इनको रिमूव करने की शक्ति भी देता है कि भाई इनको हटाया जा सकता है। इनको हटाया जा सकता है प्रेसिडेंट के ऑर्डर से। अगर पहले इनका एक इम्पीचमेंट प्रोसेस किया जाएगा और इम्पीचमेंट प्रोसेस जैसे ही हो जाएगा, देखा जाएगा कि भाई यहाँ पर आज के समय पर ये इनकेपेबल हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं या मिसबिहेव कर रहे हैं, उसके आधार पर हटाया जा सकता है। संविधान इनको लाने और हटाने की दोनों की पावर देता है। नाउ द क्वेश्चन इज, जजेस के लिए आखिरकार वो क्या कोड ऑफ कंडक्ट है जो हमको फॉलो करना चाहिए। नंबर 1 स्टेप यहाँ पे बोला जा रहा है कि जब हम लोग बात करते हैं कोड ऑफ कंडक्ट की, तो ये है एक प्रकार की एथिकल गाइडलाइंस, कुछ प्रिंसिपल्स। एक इंसान या एक पोस्ट है, जज है पोस्ट, तो भाई उसकी गाइडलाइंस हैं, उसके कुछ नियम हैं, उसके कुछ सिद्धांत हैं जिसको फॉलो करना होगा, ताकि पब्लिक जो है उस पोस्ट, उस जज के ऊपर में ट्रस्ट मेंटेन कर पाए, स्पेशली हमारे जुडिशियल सिस्टम के ऊपर में। ठीक है, आज के समय पर ऑब्वियस सी बात है भाई, जो जस्टिस है वो प्रोवाइड करवा रहे हैं वो लोग, तो उनको ये चीज़ें मेंटेन करनी होगी। जैसे क्या मेंटेन करना होगा, पहली चीज़ राइटर बोलते हैं इम्पार्शलिटी। पार्शलिटी नहीं दिखानी है, जजेस को इम्पार्शल होना है, अनबायस होना है। एक तरफ पर किसी चीज़ को लेकर कोई झुकाव नहीं होना चाहिए। किसी प्रकार के जो एक्शन है कि भाई जिससे आपको लग रहा है कि वो एक तरफ बायस हो रहे हैं, एक तरफ झुकाव हो रहा है, तो उस चीज़ को यहाँ पे अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, अपना ये कोई पर्सनल इंटरेस्ट ना देखें, कोई पर्सनल फाइनेंशियल हेल्प मिल रही है वो सब चीज़ें ना देखें। ठीक है, ये सब चीज़ों को उनको प्रॉपर तरीके से इग्नोर करना पड़ेगा, तभी यहाँ पर वो फेयर तरीके से जस्टिस दे पाएंगे। अदरवाइज अगर इन सब चीज़ों से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं तो काम खत्म। भाई क्या न्याय देगा वो इंसान जब वो बायस है, उसको जहाँ से पैसा मिल जाएगा, ठीक है काम खत्म। कहोगे पैसा मिल जाएगा, इतनी बड़ी बात। आप ये वाला केस देखो, कहोगे इतनी बड़ी बात बोल रहे हो, तो ये केस आपने देखा होगा। ये केस है दोस्तों अतुल सुभाष का। ये वो व्यक्ति आपको देखने को मिलेंगे। कल नाम ट्रेंड हो रहा था, आज भी ट्रेंड हो रहा है। इन्होंने आत्महत्या कर ली है। 24 पन्नों का नोटिस पूरा दिया है, और ये जो उन्होंने स्टेप उठाया है उससे पहले ये वीडियो रिकॉर्ड किया था। ये वीडियो आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखा होगा, यूट्यूब पर भी मिल जाएगा। 1 घंटा 3 मिनट का वीडियो है जहाँ पर पूरी डिटेल शेयर करते हैं कि एग्जैक्टली इनके साथ में क्या क्या हुआ है, कैसे यहाँ पर इनकी वाइफ की मदर, मतलब मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, इन सब ने मिलकर इनको कितना हैरेस किया है, इनके बच्चों से भी दूर रखा है। तो उन सब चीज़ों की वजह से यहाँ पर इन्होंने ये स्टेप उठाया। फिलहाल के लिए ये स्टेप बहुत समय बाद उठाया। इनके साथ में ये सब चल रहा है काफ़ी टाइम से, केसेस चल रहे हैं कोर्ट के अंदर में, बट इतने सारे एविडेंस, इनका कहना है, वीडियो में आप देख पाओगे, मेरे पास में इतने सारे सबूत हैं, इतने सारे एविडेंसेस हैं, उसके बावजूद भी जो ये लॉ है काफ़ी ज़्यादा बायसनेस तरीके से यहाँ पर देखा गया है। इवन ये आप देख पाएंगे, इन्होंने पहले ही ये सब नोट लिख के दिया हुआ है अपने बेटे के लिए, यहाँ पर कुछ डिटेल्स इन्होंने लिखी हुई हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पाएंगे ये बात इन्होंने खुद यहाँ पर मेंशन कर रखी है कि भाई किस तरीके से जुडिशरी में करप्शन चल रहा है, कोर्ट के अंदर में किस तरीके से करप्शन चल रहा है। और आज हम यहाँ पर इसी आर्टिकल की बात कर रहे हैं। आप ये देखिए कि आर्टिकल आपके सामने है और ये इंसिडेंट कल ही हुआ है। ठीक है, ये कहते हैं कि मैंने कोर्ट में, मतलब जब कोर्ट में इनकी वाइफ की साइड से केस फाइल करा गया है ना, वो यहाँ पर कुछ पैसा की डिमांड करने लगी, मनी मांगने लगी कि बच्चा है, बच्चे के मेंटेनेंस के लिए चाहिए, जबकि वो जॉब कर रही थी, है ना। तो इस तरीके से मामला बढ़ता चला गया। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि कोर्ट में एक बार मुलाकात होती है, जज ने मामला सेटल करवाने के लिए यहाँ पे बोला। जज, ये देख पाएंगे इन्होंने खुद मेंशन कर रखा है जी, जज ने बोला, जज जो है बेसिकली यहाँ पर ये जो कोर्ट है ये एक फैमिली कोर्ट है, और वहाँ की जो जज है वो थी रीता कौशिक। तो ये बोली कि सेटल करवा दूंगी मामला दोनों हस्बैंड वाइफ का। तो एक दिन ये पहुँचे, तो क्या होता है कि ये कहते हैं, यानी कि जो अतुल सुभाष हैं, ये कहते हैं कि सेटल क्या, वाइफ ने 1 करोड़ रुपए की डिमांड की है कि 1 करोड़ रुपए दोगे तभी यहाँ पर मामला सेटल होगा। लेकिन धीरे धीरे करके यहाँ पर क्या हुआ कि इंटरिम मेंटेनेंस का ऑर्डर आ गया कि भाई यहाँ पर इनके बच्चे के लिए 40,000 रुपये पर महीना, छोटा सा बच्चा है, 40,000 रुपये पर महीना इनको देना होगा। ठीक है, ताकि यहाँ पर वो कर सके, कुछ एरर वगैरह ला के 80,000 रुपीज़ हो गया कि 80,000 रुपये महीना इनको देना होगा वाइफ को, ताकि वो बच्चे की परवरिश कर सके। तो जैसे यहाँ पर ये ऑर्डर आया, वाइफ की जो पैसों की डिमांड है वो और बढ़ गई। ये बोलते हैं वो वाइफ फिर बाद में 3 करोड़ रुपीज़ मांगने लगी कि मामला सेटल हो जाएगा ठीक है, लेकिन पहले 3 करोड़ रुपये चाहिए। तो ये अतुल सुभाष बोलते हैं वाइफ ने 3 करोड़ रुपए की डिमांड कर ली। फिर इन्होंने यहाँ पर कुछ इस तरीके से कुछ और डिटेल शेयर की हैं।
तो जैसे ही इन्होंने यहाँ पर ये बात रखी जज के सामने कि ये मुझसे 3 करोड़ रुपए की डिमांड कर रही हैं, तो जज ये कहती हैं तो तुम्हारे पास होंगे 3 करोड़ रुपए इसलिए तो मांग रही हैं वो। ये आप देख पाएंगे लाइन सीधे सीधे लिखी हुई है। फिर यहाँ पे आप कह सकते हैं इन्होंने खुद वीडियो में शेयर किया है सब कुछ, मैंने वीडियो देखा था कल। तो ये बात यहाँ पर मेंशन करते हैं कि देखिए आप पिटीशन देख लीजिए, ये सब चीज़ें हैं, ऐसे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, ऐसे कितने सारे केसेस होते हैं, ये बात अपनी रख रहे हैं कि कितने सारे केसेस होते हैं, है ना। इनके बच्चे से इनको नहीं मिलने दिया जा रहा है और इनकी वाइफ घर छोड़ के चली गई है अपनी फैमिली की साइड में, और इनकी फैमिली मिलकर इनको हैरेस कर रही है, इनके फैमिली को, यानी कि जो अतुल सुभाष हैं इनकी मदर को, इनके फैमिली वालों को हैरेस किया जा रहा है। तो यहाँ पे जजेस क्या कहते हैं, जो जज हैं यहाँ पे स्पेशली जो रीता कौशिक, वही कहती हैं तो क्या हो गया, ये केसेस तो डाल दिया तो कोई दिक्कत थोड़ी हो गई, तुम्हारी पत्नी तो है, हो गया तो हो गया केस। ये जज का स्टेटमेंट है। ठीक है, अब इस आर्टिकल को लिंक करते चलना, जो मैं आपको ये इंसिडेंट बता रहा हूँ इस वाले आर्टिकल से लिंक करते हुए चलना जहाँ पे हम जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट की बात कर रहे हैं। फिर आप सुनिए थोड़ा और यहाँ पर मैटर क्या होता है। फिर ये बोलते हैं कि देखिए मैम अगर आप एनसीआरबी का डेटा देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों ये हाईली स्किलफुल पर्सन है, एआई टेक्नोलॉजी में काम करते हैं, ठीक है, और अपने आप में ही मतलब बेस्ट परफॉर्मेंस इनका देखने को मिलेगा कंपनीज में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे डेटा आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल रहा है। तो इन्होंने बोला, मतलब पढ़े लिखे हैं बहुत, तो इन्होंने ये मेंशन किया है कि मैम एनसीआरबी का डेटा अगर आप देखो तो आदमी सुसाइड कमिट कर रहा है, लाखों सुसाइड हो रहे हैं इसी वजह से, इसी फॉल्स ऐसे गलत केसेस की वजह से। इन्होंने ये बात खुद रखी है। तो यहाँ पर बीच में, क्योंकि जज वैसे इनकी वाइफ भी वहाँ पे प्रेजेंट है, जज और इनके बीच में एक कन्वर्सेशन चल रहा है, ये बात कहते हैं कि आप एनसीआरबी का डेटा देखो कि लाखों आदमी सुसाइड कर रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा है इन गलत केसेस की वजह से। तो बीच में ही इनकी वाइफ उठ क्या बोलती हैं कि तुम भी सुसाइड क्यों नहीं कर लेते। अब यार ये सुन के ही क्या लगेगा कि तुम भी सुसाइड क्यों नहीं कर लेते, कर लो। और इस बीच में जज ने क्या किया, और शर्मनाक हरकत, जज हंसने लगी और जज ने यहाँ पर इनकी वाइफ से बोला आप बाहर जाओ। फिर जैसी वो बाहर गई, अब जज कहती है कि देखिए ये सब केस झूठे ही होते हैं, ऐसा ही होता है हर बार, तुम अपने और अपनी फैमिली के बारे में सोचो, ये केसेस सेटल कर लो और हम तुम्हारी हेल्प कर देंगे। लेकिन उसके बदले में जज ने 5 लाख रुपए की डिमांड कर ली, 5 लाख रुपए लूंगी और ये सेटल करा दूंगी केस को। तो इनके पास में, खैर अतुल सुभाष के पास में बहुत सारे कह सकते हैं एविडेंस वगैरह था, ये सब कुछ था, है ना। तो इन्होंने यहाँ पर बोला कि मैम इतने पैसे तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे पास में एविडेंसेस सारे हैं। एविडेंसेस होने के बाद में क्या होता है, इनका जो क्रॉस एग्जामिनेशन है, ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये इसकी बातें करते हैं कि भाई मैम जो मेरिट है, जो एविडेंस है, जो सबूत है बेसिकली, उसी के आधार पे आप केस को देखिए, एक बार मेरिट के बेसिस पे देखिए। जज गुस्सा हो गई, जज ने बोला ठीक है तुम्हारा केसेस आप मेरिट पे ही सुनेंगे, जाओ बाहर। फिर उसके बाद यहाँ पे नए ऑर्डर्स पास हो गए और यहाँ पे जज का रवैया पूरी तरह से बदल गया। जज हैं यहाँ पर रीतिका कौशिक। इवन यहाँ पर ये बोलते हैं कि अगर आप कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट के चक्कर मारते रहेंगे, तो वहाँ पे देखने को मिल जाएगा एक व्यक्ति है जिसका नाम है, मतलब जो पेशकर होता है कोर्ट के अंदर में, माधव, वो भी सब लोगों से पैसा वसूलता रहता है। तो आजकल यहाँ पर कोर्ट में इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो चल रही हैं। एक इंसान अगर ऐसे केसेस में कहीं पर फंसता है तो समझना उसकी लाइफ पूरी तरह से बर्बादी हो जाएगी। सिंपल सी बात है, क्योंकि यहाँ पर कहना है कि भाई मैं वर्क करता हूँ, मुझे बार बार जाना होता है, डेट पे डेट आती रहती हैं, उसके लिए मुझे निकलना पड़ता है, 2 दिन चाहिए होते हैं इतनी दूर जाने के लिए, फिर कोई स्पेशल डेट की यहाँ पर मांग होती है और कुछ सुनवाई भी नहीं होती। कभी कोर्ट में कोई मतलब कभी कुछ चल रहा है, कभी कुछ चल रहा है, तो वो केसेस यहाँ पर कभी कभी खाली आ जाते हैं। तो इसका क्या फ़ायदा। तो इनकी लाइफ पूरी तरह से इंटरप्ट हो चुकी थी, डिस्टर्ब हो चुके थे। देन उसके बाद में यहाँ पर ये वीडियो शेयर करते हैं और ये वीडियो शेयर कराया है, वीडियो आप लोग देखना, मुझे लिंक मिलता है इस वीडियो का, मैं टेलीग्राम कह रहा हूँ, इस पर डाल दूंगा, टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा, इस वीडियो के नीचे जो पिन है वो भी कर दूंगा मैं। तो अब आई होप आपको एक क्लैरिटी मिल चुकी है। ये जो न्यूज़ है दोस्तों मुझे डिस्कस करनी थी, आज नहीं तो कल ज़रूर से इसके बारे में अवेयरनेस बहुत ज़्यादा होनी चाहिए कि करंट समय पर हम बहुत सारे कमीशंस की बात करते हैं, ठीक है, वेमेन प्रोटेक्शन की बात करते हैं, बट ये जो केसेस है ये कंसर्निंग सिचुएशन है मेन के लिए भी, ठीक है। दोनों ही तरफ से यहाँ पर हमें चीज़ों को देखने की बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, खासकर ऐसे ट्रैजिक इंसिडेंट के बाद। चलिए वापस टॉपिक पे आते हैं। इम्पार्शलिटी की बात हो गई कि हाँ जज को इम्पार्शल होना चाहिए, बट यहाँ पे आप देख पाएंगे क्या होता है इस वाले पर्टिकुलर केस में भी, जो जज हैं कोई इम्पार्शलिटी यहाँ पर उनकी नहीं रही। दूसरा चीज़ यहाँ पे अगर आप देखेंगे कोड ऑफ एथिक्स में क्या आता है, इंटेग्रिटी। जजेस को अपना जो कर्तव्य है, अपनी जो ड्यूटी है, वो पूरी निष्ठा, पूरी सच्चाई के साथ में करना होना चाहिए, है ना, और इंडिपेंडेंटली करना चाहिए।
किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं है, कोई डिपेंडेंस नहीं है, आराम से यहाँ पर अपना जजमेंट दे रही हैं। ठीक है, उसके अलावा अपना जो डिसीजन है किसी के आधार पे इन्फ्लुएंस करना, ये भी सही नहीं बनता है जज का। जो एविडेंस है, जो फैक्ट्स आपके पास में अवेलेबल हैं, आप उसी के आधार पे ये केस की सुनवाई कीजिए। तीसरा यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो दोस्तों आता है प्रोप्राइटी। जो जजेस होते हैं इनको जो पब्लिक कॉन्फिडेंसेस को प्रमोट करने की आवश्यकता है। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो ये जजेस हैं इनको कई बार क्या होता है ना, हम देख लेते हैं बहुत ज़्यादा उल्टे सीधे कमेंट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला केस आप देख पा लो, कोई ऐसा कमेंट कर दिया या केसेस पेंडिंग पड़े हैं उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो ऐसे केसेस में लोगों का जो ट्रस्ट है वो टूटता है। जजेस को इक्वालिटी फेयरनेस को मेंटेन करना ज़रूरी है। ये आपका चौथा स्टेप हो जाता है कि भाई दो पार्टीज अगर आई हैं आपस में कोर्ट में तो दोनों को यहाँ पर प्रॉपर तरीके से अवसर दिया जाए। जैसे यहाँ पर अतुल जो सुभाष, इनका कहना यह है कि हमारी सुनवाई नहीं होती थी। हम कहते थे एक बार ज़रा ये जो डेटा है, जो डॉक्यूमेंट्स ज़रा इसको देख लो। जज कहती थी हम देख लेंगे अपने आप, कर लेंगे अपने आप जो करना होगा, इनके मुंह पे ही। तो इक्वालिटी फेयरनेस का जो ये नाम की चीज़ है क्या कहाँ गई? इसी को हम लोग यहाँ पर कोड ऑफ कंडक्ट के तौर पर गिनते हैं जजेस के लिए। फिर बात आती है ट्रांसपेरेंसी की। तो जजेस को यहाँ पर अपना जो डिसीजन है वो ट्रांसपेरेंट रखना चाहिए कि भाई जो अपना ऐसा ना हो अपना ओपिनियन रख दें, जो फैक्ट्स और बेसिस है उसी के बेसिस पे अपना ट्रांसपेरेंसी के साथ में जजमेंट दें। फिर कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है तो वो शेयर ना की जाए, उसको सीक्रेट रखा जाए। और स्पेशली यहाँ पर अपना इंटरेस्ट देखना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी रहेगी इस पर्टिकुलर प्रोफेशन के अंदर में। ठीक है, जो ये जजेस हैं इनको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अपने आप को बचाना पड़ेगा। उनका कोई रिलेशनशिप में है तो वैसे केस को वो खुद ना देखें, सबसे बड़ी बात यही आएगी। ऐसा होता है ना, कोई भाई जज का रिलेटिव है, उसी का केस आ गया है, तो मोस्ट प्रोबेबली वो जो पर्टिकुलर व्यक्ति है वो अपने रिलेटिव के फेवर में ही जजमेंट देगा। सिंपल सी बात है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, इस केस में उनको वो केस देखना ही नहीं चाहिए, दूसरे जज को यहाँ पर वो केस रेफर करना चाहिए। ये होता है यहाँ पर ईमानदारी के साथ में काम करना, इंटेग्रिटी के साथ में काम करना। ये टॉपिक आपका एथिक्स जीएस पेपर नंबर 4 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हैं। आई होप आपको ये सभी चीज़ें बेहतर तरीके से यहाँ पे क्लियर हो चुकी हैं। चलिए अगली इंपॉर्टेंट खबर पर आते हैं। और अगली जो खबर है दोस्तों वो अगेन जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे बात हो रही है पीएम पोषण स्कीम के बारे में। तो पीएम पोषण स्कीम चर्चाओं में है, जहाँ पे मेंशन किया जा रहा है जो केंद्र सरकार है उन्होंने कहा है कि अभी पिछले कुछ समय पर जो फूड इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है स्पेशली, वो थोड़ी सी बड़ी है, जिसकी वजह से जो एडिशनल कॉस्ट है 425 करोड़ रुपीज़ का वो केंद्र सरकार उठाएगी। क्योंकि पीएम पोषण स्कीम को देखोगे तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ध्यान में रखिएगा। दो प्रकार की स्कीम होती हैं, सेंट्रली सेक्टर स्कीम और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम कौन सी है, जहाँ पर केंद्र सरकार राज्य सरकार मिलकर काम कर रहे होते हैं, आपस में मिलजुल के यहाँ पर स्कीम को इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। तो पीएम पोषण जो ये नाम है, इसका नाम है प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण। इस स्कीम का मेन पर्पज़ है बच्चों को जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं उनको अच्छा खाना दिया जाए, प्रोटीन वगैरह यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाए उन्हीं के इस खाने में। जैसे कहोगे ये तो मिड डे मील स्कीम हो गया, हाँ सही जा रहे हो, लेकिन जो ये मिड डे मील स्कीम स्कूल्स के अंदर के लिए चलाई गई थी उसी को रिप्लेस कर दिया गया इसी पीएम पोषण स्कीम के थ्रू। तो जो पीएम पोषण स्कीम है दोस्तों, इसने मिड डे मील स्कीम रिप्लेस कर दी थी और अब यहाँ पर ये पीएम पोषण स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, जो बात मैंने आपको बताई वो यहाँ पर लिखी हुई है। तो इस स्कीम के तहत जितने भी यहाँ पे सरकारी स्कूल्स हैं उनमें जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको गर्म अच्छा खाना प्रोवाइड करवाने की बात होती है। इस स्कीम को हमने लॉन्च किया है 5 साल के लिए, 2026 तक यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट करना है। बीच में कॉस्ट महंगा हो गया, फूड इन्फ्लेशन हुआ, तो उसमें जो एक्स्ट्रा खर्चा आ रहा है वो केंद्र सरकार उठाएगी। ये केंद्र सरकार ने बस खाली बोल दिया है, इस वजह से ये न्यूज़ आ चुकी है। लेकिन एग्जाम में जो रियलिटी में आपको चीज़ें पूछी जाएंगी वो सीधा आपको पीएम पोषण स्कीम के बारे में ही पूछा जाएगा। ठीक है, कवरेज की बात करेंगे तो प्राइमरी क्लास के बच्चे यहाँ पर प्राइमरी हैं, जो ये स्कूल चिल्ड्रन है स्पेशली, इनको 100 ग्राम्स और 150 ग्राम्स ऑफ फूड ग्रेन, यानी 100 ग्राम प्राइमरी क्लास और 150 ग्राम जो अपर प्राइमरी क्लास हैं, इन बच्चों को हर डे इतना फूड प्रोवाइड करवाना, कम से कम इनको 700 कैलोरीज इन्हीं स्कूल में मिल जाना है ना। या फिर जो बाल वाटिका के बच्चे हैं, स्पेशली वो बच्चे जिनकी उम्र 3 से 5 साल के आसपास है, तो उनको एक अच्छा खाना देने की बात होती है स्कूल्स के अंदर में। जैसा मिड डे मील स्कीम था वैसे यहाँ पर ये पीएम पोषण स्कीम काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे के न्यूट्रिशन के ऊपर में, उसके पोषण के ऊपर में फोकस किया जा रहा है, क्योंकि दाल वगैरह देंगे तो उससे यहाँ पर प्रोटीन, फाइबर और भी कई सारे विटामिन वगैरह मिलेंगे।
तो इस स्कीम के अंदर में ये न्यूट्रिशन का एक बहुत बड़ा प्रोविज़न आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रोटीन वगैरह होगा, आयरन वगैरह मिलेगा। तो इससे क्या होगा, बच्चों में जो एनीमिया है यानी खून की कमी है वो यहाँ पे दूर हो जाएगी, क्योंकि आज हमारे देश में बच्चे और महिलाएं ये सबसे बड़ी दिक्कत से गुजर रहे हैं, वो है एनीमिया, ब्लड की कमी हो जाना, आयरन की कमी हो जाना। समझ रहे हैं? तो यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो फंड्स प्रोवाइड करवा रही है, चावल, गेहूँ, है ना, उसके अलावा दाल, सब्जियाँ, इन सब चीज़ों के लिए कि भाई एक अच्छा खाना बच्चों को दिया जा सके। और वो थोड़ा बहुत स्टेट भी डिसाइड कर लेगा, मान लो कोई राज्य सरकार को, क्योंकि यहाँ पर दोनों मिलकर इस स्कीम को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, राज्य सरकार को कुछ नया कंपोनेंट ऐड करना है, दूध, अंडा कुछ है मेन्यू में ऐड करना है, तो वो ऐड कर सकते हैं अलग से। अगर राज्य सरकार चाहता है, उसकी कॉस्ट केंद्र सरकार नहीं उठाएगी, क्योंकि वो राज्य सरकार ने खुद से अपने हिसाब से लिया है, तो वो उसकी कॉस्ट वो खुद उठाएं। ठीक है। बाकी यहीं पर इसी पीएम पोषण के अंदर में एक नया कॉन्सेप्ट ऐड किया गया जिसका नाम है तिथि भोजन कॉन्सेप्ट। इसमें क्या है, ये एक प्रकार का कम्युनिटी पार्टिसिपेशन प्रोग्राम है, जहाँ पे बहुत सारे जो लोग हैं वो कभी कभी कोई स्पेशल ओकेजन, कोई त्यौहार होता है तो एक स्पेशल फूड बच्चों को देते हैं। तो ये वाला कॉन्सेप्ट इसमें ऐड है कि बच्चों को स्पेशल फूड भी दिया जा सकता है। फिर इसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को ऐड किया गया। केंद्र सरकार ये बोलती है कि पीएम पोषण स्कीम के तहत राज्य सरकार और जो यूनियन टेरिटरीज हैं, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज, इनमें हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम के तहत जो भी कंपनसेशन होगा, जो भी पैसे वगैरह होंगे, वो सब हम जो भी कुक होंगे, जो खाना बना रहे हैं या हेल्पर्स हैं इस स्कीम को लागू करने में, उन सब के अकाउंट में पैसा दिया जाएगा, ताकि बीच में कोई मिडिल मैन या बिचौलिया वो पैसा खा ना सके। समझ रहे हैं? फिर यहीं पर न्यूट्रिशन एक्सपर्ट की बात की जा रही है कि न्यूट्रिशन एक्सपर्ट को अपॉइंट किया जाएगा हर एक स्कूल में, जिसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो यहाँ पर बच्चों का जो बॉडी मास इंडेक्स होता है उसके हिसाब से एक अच्छा खाना प्रोवाइड करवा सके, ताकि बच्चों के न्यूट्रिशन पे ध्यान रखा जा सके। इसलिए पीएम पोषण स्कीम लेकर आया गया। अब इसमें खर्चा बहुत ज़्यादा होने वाला है। इसके लिए गवर्नमेंट, क्योंकि सितंबर 2021 में ही सरकार ने इस स्कीम को अप्रूवल दे दिया था, जिसमें इन्होंने बोला 1.3 ट्रिलियन रुपीज़ यहाँ पे खर्चेंगे ये लोग। लेकिन अब क्या हुआ, महंगाई बढ़ गई, तो सामान में चाहे वो दाल हो, सब्जी हो, महंगी हो गई है। तो जो एडिशनल कॉस्ट आ रही है, एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है, वो कौन देगा? तो सेंट्रल गवर्नमेंट करिए, ठीक है, यानी स्टेट गवर्नमेंट को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जो एडिशनल कॉस्ट आ रही है वो हम देंगे, जो ये फूड इन्फ्लेशन की वजह से खर्चा आ रहा है एक्स्ट्रा। ठीक है। तो ये बात हो गई दोस्तों यहाँ पे हमारे पीएम पोषण के बारे में। आई होप आपको ये भी अच्छे से क्लियर हो चुका है। तो ये था दोस्तों आज का डिस्कशन। आई होप आपको मज़ा आया होगा, बहुत सारी जो बातें हैं वो जानने को मिली होगी। कल का सेशन बहुत ही ज़्यादा उम्दा रहने वाला है, क्योंकि कल मैं आपके लिए और भी ढेर सारी चीज़ें लेकर आने वाला हूँ वीडियो में। कल आपको जानने को मिलेगा, बहुत सारे लोग मुझसे कह रहे हैं सर आप बीच में एथिक्स का कोट लेकर आते थे, ठीक है, तो वो लेकर आइए, कल से ले आएंगे। एथिक्स का कोड भी जो एसए के पेपर में आपको हेल्प करेगा। फिर काफ़ी लोगों का क्वेश्चन था सर प्रैक्टिस क्वेश्चन लेकर आइए, आप प्रैक्टिस क्वेश्चन बीच में ला रहे थे, वापस लाना बंद कर। देखो कभी मैनेज हो पाता है, कभी नहीं हो पाता है, बट मैं कोशिश करूँगा कल से भी आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलते चले जाएँ। ठीक है, कल एक वीडियो अच्छा रहने वाला है। अगर वीडियो लंबा होता है कोई बड़ी टेंशन मत लेना, लेकिन आपको हर एक चीज़ प्रोवाइड करवाई जाएगी, वो ज़्यादा मैटर करता है। वीडियो लंबा होगा, अगर कंटेंट के हिसाब से पता चल जाएगा कि वीडियो लंबा रिकॉर्ड होगा या छोटा रिकॉर्ड होगा, तो उसी आधार पे अगर लंबा रिकॉर्ड होने का होगा तो मैं सुबह ही कल आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, और हो सका तो लाइव सेशन ले लेंगे, जिससे कि यहाँ पर ताकि वीडियो यहाँ पे अपलोड होता रहेगा, जो मैं पढ़ाता रहूँगा आपको यहाँ पे हाथों हाथ समझ में आता रहेगा। चाहो तो नोट डाउन अगर वगैरह करते रहना, और फिर जब सेशन ख़त्म हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगा। जो बाद में देखते हैं वो अपलोड होने के बाद देख सकते हैं, जो लाइव देखना चाहते हैं वो लाइव देख सकते हैं। ठीक है, तो कल कुछ ऐसा करेंगे, बता दूंगा समय के साथ में ही। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले लेक्चर में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।